हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में, जो कि आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, यूपी पुलिस या अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? एडवर्ड स्टेनली। भारत सचिव के सहायता के लिए कितने सदस्यों की परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया था? तो 15 सदस्यों के गठन किया गया था। किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। भारत सचिव का पद पूरी तरह से किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1947 में भारत सचिव का पद पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन बने थे? तो कैनिंग बने थे भारत के प्रथम वायसराय। डलहौजी भारत में कार्यकाल क्या था? डलहौजी का भारत में कार्यकाल क्या था? तो 1848 से 1856 तक था डलहौजी का कार्यकाल। 1 नवंबर 1858 को कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा था? तो मिंटो पार्क, प्रयागराज में। महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1 नवंबर 1858 को भारतीय जनता का क्या कहा गया था? भारतीय जनता को क्या कहा गया था? तो मैग्ना कार्टा, अधिकार पत्र कहा गया था। महारानी विक्टोरिया की घोषणा मैग्ना कार्टा में मुख्य रूप से कितनी बातें शामिल थी? 3 बातें शामिल थी। किस अधिनियम के द्वारा शासन और कानून बनाने में भारतीयों का सहयोग बढ़ाने की शुरुआत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 में। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत सरकारी सदस्य में वायसराय के साथ कितने कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे? तो 5 कार्यकारिणी सदस्य शामिल थे। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय परिषद में न्यूनतम और अधिकतम कितने अतिरिक्त सदस्य बढ़ा सकता था? तो 6 से 12 सदस्य अतिरिक्त बढ़ा सकता था। 1861 के अधिनियम के तहत बढ़ाए गए अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता था? तो 2 वर्ष का कार्यकाल होता था। 1861 के कानून के तहत बढ़ाए गए अतिरिक्त सदस्य किस प्रकार के सदस्य होते थे? तो गैर सरकारी सदस्य होते थे। 1861 के अधिनियम के अनुसार बढ़ाए गए अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों में से कम कितने सदस्यों का भारतीय होना जरूरी था? तो आधे का, 1/2, 50%। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत वायसराय द्वारा विधान परिषद में मनोनीत किए गए प्रथम 3 भारतीयों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो वो महाराज रणजीत सिंह। किस अधिनियम के द्वारा भारत के वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती थी? तो अधिकतम अवधि 6 महीने होती थी। 1861 के अधिनियम के तहत प्रांतीय नियंत्रण के अंतर्गत वायसराय को कौन सी शक्ति प्रदान थी? तो नए प्रांतों का गठन, प्रांत की सीमा में परिवर्तन करना, प्रशासकों की नियुक्ति करना। ये ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम द्वारा प्रांतों को पुनः विधि कानून बनाने की शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी? तो शुरुआत की गई थी भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत। 1861 के अधिनियम के तहत प्रांतों में कानून बनाने के लिए किसकी स्वीकृति अनिवार्य की गई थी? तो वायसराय की स्वीकृति अनिवार्य की गई थी। 1861 के अधिनियम के प्रभाव से वर्ष 1862 में सबसे पहले कहाँ विधान परिषद
लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई थी? तो बंगाल में की गई थी। भारत में विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? तो वो कैनिंग को जाता है। कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली के तहत लोक निर्माण विभाग PWD की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1874 में की गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1892 निम्नलिखित में से किस वायसराय की योजना पर आधारित था? तो वो डफरिन की योजना पर आधारित था। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 10 से 16 कर दी गई थी। भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से हुई थी। 1892 के अधिनियम के तहत गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन के लिए कहाँ की अनुशंसाएं शामिल की जाती थी? तो नगर पालिका की शामिल की जाती थी। किस अधिनियम के द्वारा भारतीय संसद सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत बजट पर प्रश्न पूछने के अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य था। भारत परिषद अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 सॉरी हमने 1919 बोल दिया था बट ये 1909 है। 1909 के समय मार्ले किस पद पर तैनात था? तो मार्ले जो था वो भारत सचिव, जिसे राज्य सचिव भी कहते हैं, उस पद पर तैनात था। भारत परिषद अधिनियम 1909 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो हिंदू और मुस्लिमों के बीच दरार पैदा करना। भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 60 कर दी गई थी। 1909 के अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन की शुरुआत हुई, परंतु मताधिकार किस आधार पर सीमित था? तो केवल करदाताओं टैक्स पेयर को। किस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को पहली बार पूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार मिला? तो भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। भारत में पहली बार पृथक निर्वाचन मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था करके मुस्लिमों को यह अधिकार किस अधिनियम से दिया गया? तो वो दिया गया भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत। वायसराय की कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। भारत सचिव की परिषद लंदन में शामिल होने वाले प्रथम 2 भारतीय सदस्य कौन थे? तो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि क्या थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की समयावधि 1914 से 1918 तक। वर्ष 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किन नेताओं द्वारा की गई थी? तो तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू की गई थी। वर्ष 1916 के लखनऊ पैक्ट का मुख्य परिणाम क्या था? तो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग का एक साथ आना। ब्रिटिश सरकार द्वारा मॉन्टेग्यू घोषणा अगस्त डिक्लेरेशन किस तिथि को की गई थी? 20 अगस्त 1917 को की गई थी। मॉन्टेग्यू
मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 का मुख्य वादा क्या था? भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान किस दर्जे या मांग को मुख्य रूप से उठाया था? तो उठाया था डोमिनियन स्टेटस का, औपनिवेशिक स्वराज्य का। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या सरकारी प्लस गैर सरकारी कितनी निर्धारित की गई थी? तो 60 निर्धारित की गई थी। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस के दोनों धड़ों नरम दल और गरम दल को एक मंच पर लाने में किस आंदोलन की पृष्ठभूमि ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो निभाई थी होम रूल आंदोलन ने। ब्रिटिश काल में 20 अगस्त 1917 की घोषणा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। मिंटो के समय पारित 1909 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ाना था। इस नीति को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो फूट डालो और राज करो नीति के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 होम रूल लीग आंदोलन 1916 के दौरान बाल गंगाधर तिलक के साथ किस महिला नेत्री ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला था? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आज का कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।